स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल स्पिरिट ऑफ सेंस में। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ एक साहसी इंसान थे बल्कि एक ऐसे सोल्जर थे जिनके बारे में सुनने मात्र से आपके अंदर एक अलग ही जज्बा जाग उठेगा और इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद पर विश्वास करना भी सीख जाएंगे। दोस्तों आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये एक सच्ची घटना है और यह घटना जब भी लोगों के सामने बयां की गई है तो लोगों की आंखों से आंसू जरूर निकले हैं। ये कहानी है उस योद्धा की जिसने दुश्मनों के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा योद्धा जिसकी बहादुरी का किस्सा लोगों के सामने पूरे 30 साल बाद सामने आया। दोस्तों यहाँ बात हो रही है जापान के इंपीरियल आर्मी इंटेलिजेंट ऑफिसर हिरो ओनोडा की, जो अकेले अपने देश के लिए किसी जंगल की गुफा में रहकर अकेले ही युद्ध लड़ रहे थे और देश की रक्षा कर रहे थे। तो आइए जानते हैं इस बहादुर सैनिक के बहादुरी भरे किस्से और इंस्पिरेशन से भरी दास्तां। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों हिरो ओनोडा एक इंपीरियल जापानी सेना के खुफिया अधिकारी थे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे और एक जापानी होल्ड आउट थे। इन्होंने अगस्त 1945 में युद्ध के अंत में आत्मसमर्पण नहीं किया था। युद्ध खत्म होने के बाद ओनोडा को 1974 में सम्राट शोवा के आदेश के बाद ऑफिशियली उनके काम से मुक्त किया गया। जापान से यात्रा करने तक फिलीपींस में वो 29 साल तक छिपे रहे। इंपीरियल जापानी सेना में वो आत्मसमर्पण करने वाले अंतिम जापानी सैनिक थे। हिरो ओनोडा का जन्म 19 मार्च 1922 को जापान के कैसवा डिस्ट्रिक्ट के कामेकावा गांव में हुआ था। हिरो ओनोडा जब मात्र 17 साल के थे तब वे चीन के वुहान में ताजिमा योको ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करने लगे और जब तक वो 18 वर्ष के हुए तब उन्हें इंपीरियल जापानी आर्मी इन्फेंट्री में भर्ती किया गया था। आर्मी में जाने की लगन ने ही ओनोडा को बहुत ही छोटी सी उम्र में एक बड़ी सक्सेस दिलाई थी और बहुत जल्द ही उन्होंने अपने सपने को पूरा भी कर लिया था। कुछ समय बाद ही ओनोडा को बंकी के एक नोकोना स्कूल में कमांडो वर्ग फुटमाता में एक खुफिया अधिकारी के रूप में ट्रेंड किया गया और 26 दिसंबर 1944 को उन्हें फिलीपींस के लुबांग द्वीप पर भेजा गया। द्वीप पर भेजने के साथ साथ ओनोडा को द्वीप पर दुश्मनों के हमलों में बाधा डालने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने के आदेश भी दिए गए थे, जिसमें हवाई पट्टी और बंदरगाह पर घाट को नष्ट करना भी शामिल था। आपको बता दें कि कई आदेशों के साथ साथ ओनोडा को एक और आदेश भी दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग अगर युद्ध में किसी भी तरह की सिचुएशन हो तब ओनोडा ना तो आत्मसमर्पण कर सकते थे और ना ही वो सुसाइड कर सकते थे। यानी चाहे आप दुश्मन के निशाने पर ही क्यों ना हो, आप हार नहीं मान सकते हैं। आपको बता दें कि जब वो द्वीप पर उतरा तो ओनोडा जापानी सैनिकों के एक ग्रुप के साथ सेना में शामिल हो गया जिन्हें पहले वहां भेजा गया था। लेकिन ग्रुप के सीनियर ऑफिसर ने ओनोडा को न सिर्फ पछाड़ दिया बल्कि उसे उनका काम करने से भी रोक दिया गया। आपको बता दें कि सीनियर्स के इस फैसले से ओनोडा काम नहीं कर पाए, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपीन देशों की सेना के लिए 28 फरवरी 1945 को द्वीप पर उतरने के साथ साथ द्वीप पर कब्जा करना बेहद ही आसान हो गया। अमेरिका और फिलीपीन की सेना के द्वीप पर लैंडिंग के थोड़े समय के अंदर ही सभी सैनिकों की या तो मौत हो गई या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इनमें ओनोडा के साथ साथ 3 अन्य सैनिक अभी सुरक्षित थे और उन्होंने आत्मसमर्पण भी नहीं किया और ओनोडा, जिसे लेफ्टिनेंट के रूप में प्रमोट किया गया था, उसने सभी सैनिकों को पहाड़ियों पर ले जाने के आदेश दिए और इसके बाद ओनोडा ने एक जापानी होल्ड आउट के रूप में अपना अभियान जारी रखा। स्टार्टिंग में ओनोडा फिलीपींस में लुबांग द्वीप के पहाड़ों पर अपने 3 सैनिकों साथी यूची अकासु, कॉर्पोरल शुइची डिमाडा और किशांची कोजुकू के साथ रह रहे थे। जंगल की एक पहाड़ी में रहने के दौरान ओनोडा और उनके साथियों ने गुरिल्ला एक्टिविटी को अंजाम दिया और स्थानीय पुलिस के साथ कई मुठभेड़ में लगे रहे। दोस्तों गुरिल्ला एक्टिविटी में सैनिक एक दूसरे पर छिप कर वार करते हैं और अपनी इन एक्टिविटीज के दौरान पहली बार उन्होंने अक्टूबर 1945 में जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा का एक लेटर देखा। इस लेटर में लिखा हुआ था
कि युद्ध 15 अगस्त को ही खत्म हो चुका है, अब उन्हें पहाड़ों में रहने की कोई जरूरत नहीं है, पहाड़ों से नीचे आ जाएं। हालांकि ओनोडा ने इस लेटर पर भरोसा नहीं किया और उन्होंने सोचा कि ये पड़ोसी देश की कोई चाल हो सकती है, क्योंकि अगर युद्ध वास्तव में समाप्त हो गया होता तो उन पर गोलियां नहीं चलाई जाती। 1945 के लास्ट में 14वें क्षेत्र की सेना के जनरल तोमोयुकी यामाशिता के आत्मसमर्पण के आदेश के साथ ये लेटर्स हवा से गिराए गए थे। जो लोग 6 महीने से भी ज्यादा समय से पहाड़ों में छिपे हुए थे, उनके लिए ये लेटर्स ही एकमात्र सबूत थे कि युद्ध समाप्त हो गया था। ओनोडा की टीम के लिए लेटर सही है या गलत, ये डिसाइड करने के लिए लेटर का बारीकी से अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि वो लेटर्स फर्जी थे। 4 सैनिकों में से एक यूची उकासु सितंबर 1949 में दूसरों से दूर चला गया और मार्च 1950 में फिलीपींस की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 महीने के बाद ये दूसरे सैनिकों के लिए एक सुरक्षा समस्या की तरह लग रहा था और वे और भी सतर्क हो गए। 1952 में एक विमान से पत्र और पारिवारिक तस्वीरें गिरा दी गई, जिसमें उन्हें आत्मसमर्पण करने की रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन तीनों सैनिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये एक चाल थी। जून 1953 में लोकल मछुआरों के साथ गोलीमारी के दौरान शिमादा के पैरों में गोली लग गई, जिसके बाद ओनोडा ने उसे स्वस्थ होने के लिए वापस भेज दिया। 7 मार्च 1954 को शिमादा को दुश्मनों की गोलियों ने छन्नी कर दिया और उसकी मौत हो गई। अब समय आया 19 अक्टूबर 1972 का, जब लोकल पुलिस द्वारा चलाई गई 2 गोलियों से कोजुका की भी मौत हो गई थी, जबकि वो और ओनोडा अपनी छापामारी गतिविधियों के हिस्से के रूप में किसानों द्वारा एकत्र किए गए चावल को जला रहे थे। इनकी दोनों की मौत के बाद अब ओनोडा बिल्कुल अकेला था। 20 फरवरी 1974 को ओनोडा की मुलाकात एक जापानी व्यक्ति नोरियो सुजुकी से हुई, जो उस क्रम में लेफ्टिनेंट ओनोडा, एक पांडा और एबोमिनेबल स्नोमैन की तलाश में दुनिया भर में यात्रा कर रहा था। सुजुकी ने अपनी 4 दिनों की खोज के बाद ओनोडा को पाया था। ओनोडा ने 2010 के एक इंटरव्यू में इस पल के बारे में बताया था कि वो हिप्पी लड़का सुजुकी एक जापानी सैनिक की फीलिंग्स को सुनने के लिए द्वीप पर आया था। सुजुकी ने ओनोडा से पूछा कि वो बाहर क्यों नहीं आया और बातों ही बातों में ओनोडा और सुजुकी अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन ओनोडा ने अभी भी सरेंडर करने से मना कर दिया था। ओनोडा ने कहा कि वो एक सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर का वेट कर रहा है और जब तक किसी सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर नहीं आता वो सरेंडर नहीं करेगा। सुजुकी अपनी मुठभेड़ को सबूत के रूप में अपनी और ओनोडा की तस्वीरों के साथ जापान लौट आए और जापानी सैनिक ने ओनोडा के कमांडिंग ऑफिसर मेजर योशिमी तानिगुची को कमांड किया, जिन्होंने लंबे समय के बाद आत्मसमर्पण किया और तब से वो एक बुक सेलर बन गए थे। तानिगुची लुवांग द्वीप गए और 9 मार्च 1974 को वे ओनोडा से मिले और उन्होंने 1944 में वापस किए गए वादे को पूरा किया और कहा, जो कुछ भी होता है हम आपके लिए वापस आएंगे। इस दौरान तानिगुची ने ओनोडा को ये आदेश भी दिए और कहा, इंपीरियल कमांड के अनुसार 14वें क्षेत्र की सेना ने सभी युद्ध गतिविधियों को बंद कर दिया है। सैन्य मुख्यालय कमांड नंबर A2003 के अनुसार स्टाफ मुख्यालय के विशेष स्क्वाड्रन को सभी सैन्य एक्टिविटीज से मुक्त कर दिया है। विशेष स्क्वाड्रन की कमान के तहत इकाइयों और व्यक्तियों को सैन्य गतिविधियों और अभियानों को तुरंत बंद कर देना चाहिए और खुद को नजदीकी वरिष्ठ अधिकारी की कमान में रखना चाहिए। जब कोई अधिकारी नहीं मिल सकता है तो उन्हें अमेरिकी या फिलीपीन बलों के साथ कनेक्ट करना होगा और उनके निर्देशों का पालन भी करना होगा। इस तरह ओनोडा को उनके काम से आज़ादी दी गई और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद लंबे समय तक ओनोडा इंडोनेशिया की गिरफ्त में रहे। जापान लौटने के बाद ओनोडा बहुत फेमस हो गए थे और कुछ लोगों ने तो उनसे डाइट यानी जापान की द्विसदनीय विधायिका के लिए दौड़ने की रिक्वेस्ट भी की। जापान लौटने के तुरंत बाद ओनोडा ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था नो सरेंडर माई 30 ईयर ऑफ वॉर। इस बायोग्राफी में ओनोडा ने 30 सालों तक पहाड़ों के बीच एक गुफा और दुश्मनों के बीच कैसे सरवाइव किया, इन सब के बारे में लिखा है। ओनोडा के घर लौटने पर वहां की सरकार, मीडिया और लोगों ने उनका स्वागत किया। जापानी सरकार ने उन्हें बैक पे में एक बड़ी रकम की पेशकश की, जिन्हें उन्होंने मना कर दिया। जब उनके चाहने वालों ने उन पर पैसों का दबाव डाला तो उन्होंने उसे दान कर दिया। अप्रैल 1975 में उन्होंने अपने बड़े भाई तदाओ के उदाहरण का पालन किया और ब्राजील के लिए जापान छोड़ दिया।
उन्होंने 1976 में शादी की और ब्राजील के मोटो ग्रोसो डू सुल टेरेनोस में एक जापानी समुदाय कॉलोनिया जैमिक, जिसे हम जैमिक कॉलोनी भी कह सकते हैं, वहां एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ओनोडा ने ब्राजीलियाई वायुसेना को उस जमीन पर ट्रेनिंग सेंटर आयोजित करने में भी अनुमति दी जो उसके पास थी। अपने आत्मसमर्पण के बाद ओनोडा ने ब्राजील में एक खेत चलाया और जापान में उत्तर जीविका प्रशिक्षण स्कूलों की एक श्रृंखला खोली। 1980 में अपने माता पिता की हत्या करने वाले एक जापानी किशोर के बारे में पढ़ने के बाद ओनोडा 1984 में जापान लौट आया और जापान में विभिन्न स्थानों पर आयोजित युवा लोगों के लिए ओनोडा शिजेन जुकु शैक्षिक शिविर की स्थापना की, जहां वो युवाओं को ट्रेनिंग देने लगे। इसके बाद राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने उन्हें एक टेलीविजन प्रोग्राम में स्थानीय लोगों के खिलाफ जो उन्होंने काम किए थे उनके लिए उन्हें माफ किया। इस माफी के बाद विवाद तब हुआ जब ओनोडा ने 1996 में लुवांग द्वीप का पुनः निरीक्षण किया, क्योंकि उनकी पत्नी माची ओनोडा ने वहां के स्थानीय स्कूल की उनकी ओर से $10,000 छात्रवृत्ति दान की व्यवस्था की थी। 2006 में माची ओनोडा रूढ़िवादी जापान महिला संघ की प्रमुख बनी, जिसे सितंबर 2001 में रूढ़िवादी समूह निप्पॉन कैगी द्वारा स्थापित किया गया था। ओनोडा एक ऐसे जापानी सैनिक थे जिसने 2 विश्व युद्ध के बाद आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और जंगल में 29 साल बिताए। 16 जनवरी 2014 को टोक्यो के सेंट ल्यूक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में निमोनिया में आई कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ओनोडा को हार्ट अटैक पड़ा और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर जापान के सीएम और पीएम से लेकर आम लोग भी उदास थे और हर कोई उन्हें याद कर रहा था। इस बहादुर सैनिक को आज भी जापान के लोग पूरे सम्मान के साथ याद करते हैं। इस बहादुर सैनिक के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। भविष्य में ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।